हेलो दोस्तों, आर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक मूल्यांकन। मूल्यांकन टॉपिक भी सब विषय वस्तु में कॉमन ही रहता है। हिंदी, पर्यावरण, गणित, पेडागोजी, बाल शिक्षा शास्त्र सब में टॉपिक कॉमन रहता है। मूल्यांकन मूल्यांकन क्या है? मूल्य धन अंकन, यानी मूल्य को अंकित करना कीमत गुणों के आधार पर। जैसे अपन बाजार में जाते हैं और एक शर्ट लेते हैं, तो कोई शर्ट 100 रुपये की, कोई 400 की, कोई 600 की। तो उस शर्ट में अंतर क्यों पाया जाता है? कि उस मूल्य के कारण, उसकी विषय वस्तु के गुण के कारण। तो गुण के कारण कोई शर्ट 100 रुपये में मिल रही है, कोई शर्ट 400 में, कोई 600 में। तो ये उसकी क्या क्वालिटी है, उसका गुण है। तो मूल्यांकन क्या होता है? तो मूल्य का अंकन करना, यानी किसी विषय वस्तु का मूल्य अंकन करना। यानी एक बालक के मूल्यांकन से अभिप्राय उसके गुणों को देखना। मूल्यांकन शब्द का वास्तविक अभिप्राय निर्णय करना, निर्णय देना, निर्णय लेना होता है। अपन अब मूल्यांकन के अंदर पढ़ेंगे शैक्षिक प्रक्रिया क्या होती है, शैक्षणिक प्रक्रिया क्या होती है और शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है। शैक्षिक प्रक्रिया यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक निरंतर सीखता है। शैक्षिक मतलब सीखना। सीखना जीवन पर्यंत चलता है। आप जन्म से भी सीखते हैं, बड़े होकर सीखते हैं, वृद्धावस्था में जाते तब भी सीखते हैं। शैक्षणिक प्रक्रिया वे सभी संसाधन जिनकी एक सुनियोजित व्यवस्था शिक्षा के लिए की जाती है। तो शैक्षणिक संसाधन। शिक्षण प्रक्रिया वह कक्षी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक में निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में शिक्षक द्वारा कार्य किया जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है? कि बच्चे को कोई भी विषय वस्तु समझाने या सिखाने के लिए जब शिक्षक शिक्षण करता है, बच्चों को विषय वस्तु समझाता है, तो उस प्रक्रिया को शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। और शैक्षणिक प्रक्रिया में जिस विषय वस्तु को समझाते हैं, जहाँ पर अपन समझते हैं, उसके लिए जो संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे विद्यालय है, विद्यालय में बहुत सारे संसाधन हैं, तो उन्हें शैक्षणिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। तो शैक्षणिक प्रक्रिया में वे सभी संसाधन जिनकी एक सुनियोजित व्यवस्था शिक्षा के लिए की जाती है। तो अपन जो शिक्षा सीखते हैं, जो अपन विषय वस्तु सीखते हैं, उसमें जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है, उन्हें अपन शैक्षणिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा? शैक्षिक प्रक्रिया, शैक्षणिक प्रक्रिया और शिक्षण प्रक्रिया। अब शैक्षणिक प्रक्रिया पढ़ेंगे। शैक्षिक प्रक्रिया क्या होती है? तो मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग होता है। मूल्यांकन के द्वारा जब गुणों का आकलन हो जाता है, तो फिर उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए अपन मापन का सहयोग लेते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया, तो शैक्षिक प्रक्रिया में क्या क्या होता है? सबसे पहले इसमें अपने नंबर 1 पर शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर शिक्षण का अधिगम होता है। फिर उसके बाद मूल्यांकन होता है। तो शैक्षिक प्रक्रिया में क्या होता है कि अपन कोई भी विषय वस्तु समझाते हैं, तो उसका कोई उद्देश्य होता है। फिर उद्देश्य को अपन प्राप्त करने के लिए नंबर 2 शिक्षण अधिगम, यानी कि शिक्षक के द्वारा बच्चों को उसको ज्ञान करवाया जाता है, विषय वस्तु का ज्ञान करवाया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? शिक्षण अधिगम। फिर मूल्यांकन के द्वारा यह परखा जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा और कितना समझ में आया। तो ये शैक्षिक प्रक्रिया होती है। तो शैक्षिक प्रक्रिया के कितने पार्ट होते हैं? 3। शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम और उसके बाद फिर मूल्यांकन। मापन क्या होता है? मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को प्रकट करने के लिए उन्हें संख्याओं में डालना पड़ता है। इसे ही मापन कहते हैं। तो मापन में क्या है कि
जो भी विषय वस्तु बच्चों ने पढ़ी वो कितनी पढ़ी, कितना समझ में आया, बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा, तो उसे व्यक्त करने के लिए अपन अंकों का प्रयोग करते हैं कि बच्चे ने इतना सीखा, तो उसे अपन मापन कहते हैं। मापन में 3 प्रक्रिया, मतलब मापन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती, तो इसमें शिक्षण का अनुभव रहता है, फिर जांच कार्य, फिर मापन। अब मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? मापन मूल्यांकन का अंग है तथा यह मूल्यांकन के समापन को स्पष्ट करता है। ऐसा प्रश्न है कि मूल्यांकन के समापन को कौन स्पष्ट करता है, तो मापन। मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन आता है। तो मापन एक संकुचित प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है और मापन एक संकुचित प्रक्रिया है, क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन आता है। मूल्यांकन का सारा कार्य कर लिया जाता है और उसके बाद उसे अंकों में प्रकट करने के लिए अपन मापन का प्रयोग करते हैं। जैसे साल भर की त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाती है और वार्षिक परीक्षा हो जाती है, और उसके बाद जो परिणाम आते हैं तो उनको अंकों में देने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो मापन का। तो अंकों से पहले की जितनी भी प्रोसेस हो, सब क्या है, मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद में मापन, यानी अंकों के द्वारा अपन उसको निर्धारित कर देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। अब अपन पढ़ेंगे मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, मतलब मूल्यांकन लगातार चलता रहता है। मापन क्या है, समय विशेष की प्रक्रिया है। मापन का काम आखिरी में होता है, मूल्यांकन बच्चे के शुरुआत से लेकर अंत तक होता है। मूल्यांकन बहुपक्षीय प्रक्रिया है, जबकि यह एक पक्षीय प्रक्रिया है। मापन बहुपक्षीय मतलब बच्चे के इसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक गुणों को भी देखा जाता है। मापन में सिर्फ अंकों का निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन व्यापक अवधारणा है, मतलब इसमें बच्चे के सारे गुण देखते हैं, और ये एक संकुचित अवधारणा, इसमें सिर्फ अंक निर्धारित किए जाते हैं। मूल्यांकन गुणात्मक एवं संख्यात्मक होता है, जबकि मापन मात्रात्मक संख्यात्मक होता है। मूल्यांकन परिवर्तनशील होता है, मापन अपरिवर्तनीय होता है। मूल्यांकन गुणों का आकलन करता है, मापन गुणों को मात्रात्मक प्रकट करता है। मूल्यांकन के गुण वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, जबकि मापन में संभव नहीं। अब अपन पढ़ेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं। वैधता, वैधता क्या होती है? जब मूल्यांकन किया जाता है तब उसी विषय वस्तु का मापन हो जिसके लिए मूल्यांकन का आयोजन हो रहा हो। यह आदर्श स्थिति मूल्यांकन की वैधता को दर्शाती है। जैसे वैधता कि यह परीक्षा एमपी की है और इसमें यूपी का जीके आ रहा है, तो यह वैध नहीं है। जैसे अपन एमपी टीचर की एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो यहाँ पर एमपी से रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहिए, और अपन ने वहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी के क्वेश्चन पूछ रहे, उनसे संबंधित राज्य के, तो सारा पेपर यूपी का पूछ लिया, तो ये वैध नहीं। मतलब जिस विषय वस्तु के लिए अपन ने पेपर बनाया तो उसी विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। जैसे अपन ने पेपर टीचर के लिए बनाया, एमपी टीचर के लिए अपन ने पेपर बनाया कि उसमें हिंदी, गणित, ऐसे सब्जेक्ट दिए 5, हिंदी, गणित, शिक्षा शास्त्र, सीडीपी, और पर्यावरण और संस्कृत, और अपन उसमें उर्दू, मतलब दूसरी लैंग्वेज की कौन सी भी अदर लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछ रहे, तो वो वैध नहीं है। यानी कि जिस लक्ष्य को लेकर अपन ने एग्ज़ाम ली, तो उसी से संबंधित प्रश्न आने चाहिए। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता क्या कि मूल्यांकन के बाद प्राप्त परिणामों में अलग अलग व्यक्तियों से जांच करवाने के बाद भी
कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता तो यह परिणाम यथावत रहे तो यह मूल्यांकन की विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि जैसे अपन ने रीट की वर्ग 3 की एग्ज़ाम दी और अपने 150 में से 120 नंबर आए। मैंने एक बार आपकी कापी चेक करी तो भी 120 आए, फिर सर ने आपकी कापी चेक करी 120 आए, बाहर से किसी व्यक्ति ने आकर आपकी कापी करी तो भी 120 आए। तो यह उसकी विश्वसनीयता है। और वैधता क्या है कि जिस परीक्षा के लिए अपन ने पेपर बनाया है तो उस परीक्षा से संबंधित उसमें प्रश्न पूछना चाहिए। अगर उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए तो वो उसका वैधता नहीं रहेगी। अपन जैसे कि यह इसमें क्या एक वर्ग 3 में कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस पूछते हैं और उसमें अगर अपन 10वीं 12वीं का सिलेबस पूछने लगे तो फिर वो वैध नहीं होगा, वो विषय वस्तु इसके लिए वैध नहीं होगी। वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? ऐसा मूल्यांकन जिस पर किसी भी जांचकर्ता शिक्षक की रुचि अभिरुचि आदत या मनोवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता हो तथा सभी के लिए एक समान परिणाम की निष्ठा। तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है? जैसे कि शिक्षक, अब शिक्षक रहता है तो क्लास में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। किसी बच्चा कोई पढ़ने वाला टॉपर है, कोई कम पढ़ने वाला, तो फिर बच्चों के साथ काफ़ी चेक करते समय भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा तो क्लास में बहुत मतलब लड़ता है, झगड़ता रहता है, बच्चों को परेशान करता है तो उसको कम नंबर दे दो, उसको फेल कर दो। तो शिक्षक की रुचि, उसकी मनोवृत्ति, उसका आदि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वास्तविकता में जो कापी में लिखा है उसको चेक करना चाहिए। तो ये वस्तुनिष्ठता है। व्यावहारिकता। जब मूल्यांकन में सरलता तथा कम परिश्रम कम खर्चे के द्वारा किसी भी परिणाम को प्राप्त करने की क्षमता होती है तो वह मूल्यांकन अपने आप में सभी लोगों के लिए उपयोगी बन जाता है, जो उसकी व्यावहारिकता को दर्शाता है। मतलब व्यावहारिकता मतलब जो मूल्यांकन ले रहे हैं तो उससे संबंधित विषय वस्तु कम खर्चे में होना चाहिए। उद्देश्य मूलकता। किसी भी मूल्यांकन में उसका कोई उद्देश्य निहित होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति का होना अनिवार्य है। जैसे एक बालक को आवश्यक सीमा तक अधिगम हुआ या नहीं। जैसे अपन वर्ग 3 की एग्ज़ाम ले रहे हैं और अपन ने विज्ञप्ति में निकला कि भाई 5000 पद है या 15000 पद है और अपन ने एग्ज़ाम ले ली और पता चला कि 15000 पद के लिए भी बच्चे पास नहीं हुए और इतना कठिन पेपर बना लिया, तो फिर अपना वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। सरकार का क्या उद्देश्य है कि अपन को 15,000 पद यानी 15,000 टीचर लेने हैं, तो उसके लिए ऐसा पैटर्न रखना है कि ताकि बच्चे भी पास हो जाए और एक मेरिट बन जाए। तो जिस उद्देश्य के लिए अपन ने मूल्यांकन रखा तो उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। विभेदीकारिता। किसी भी मूल्यांकन के द्वारा जब बालकों के वर्ग श्रेणी वार वर्गीकरण में आसानी हो जाती है तो वह उस मूल्यांकन की विभेदीकारिता कहलाती है। विभेदीकारिता क्या कि जब सरकार ने विज्ञप्ति निकाली उस टाइम पे नियम रख दिया कि भाई शिक्षक वर्ग भर्ती के लिए 150 नंबर का पेपर होगा, उसमें से आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है। तो मान लो बहुत सारे बच्चे 150 में से 140 लाए, कोई 130 लाए, कोई 120 लाया, कोई 90 लाया, कोई 90 से कम लाए। तो यह विभेदीकारिता का गुण है, यानी सभी प्रकार के बच्चे इसमें शामिल हुए। यानी ऐसा पेपर नहीं बनाया कि भाई सबकी 150 में से 140 आ रहे, यानी कि अलग अलग नंबर आना। यह उसकी विभेदीकारिता दर्शाती है मूल्यांकन की। व्यापकता। जब मूल्यांकन में संपूर्ण विषय वस्तु को समावेशित किया जाता है अथवा बालक विषयगत ज्ञान के अलावा शैक्षणिक उपलब्धि के व्यवहार को भी सम्मिलित किया जाता है तो यह मूल्यांकन की व्यापकता को दर्शाता है। मूल्यांकन की व्यापकता क्या कि बच्चा बस ऐसा नहीं हो
कि विषय वस्तु को ही पढ़े, पाठ को ही पढ़े, पाठ के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी करना चाहिए। उसका खेलों में भाग लेना, कक्षा में गायन प्रतियोगिता में भाग लेना, 26 जनवरी पर प्रोग्राम में भाग लेना, क्लास की मॉनिटरिंग करना, तो मतलब अदर एक्टिविटी भी करना। शिक्षा के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी करना, ये उसकी व्यापकता कहलाती है मूल्यांकन की। नैदानिकता। नैदानिकता क्या होती है? मूल्यांकन के बाद जब एक बालक में कमी नज़र आती या फिर वह आवश्यक तक सीमा तक अधिगम नहीं कर पाता है, तो अधिगम नहीं कर पाने के कारणों का पता लगाना ही नैदानिक व्यवहार होता है, जिसके कारण जानकर पुनः उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बालक को आवश्यक सीमा तक अधिगम करवाया जा सकता है। तो नैदानिकता क्या होती है कि जब बच्चे को अपन विषय वस्तु समझाते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को इसमें क्या है कि अपन कारण को पता लगाते हैं कि बच्चे को ये विषय वस्तु क्यों नहीं समझ में आ रही, उसका क्या कारण है, ये विषय वस्तु इतनी टफ क्यों पढ़ रही है। जैसे कि अपन क्लास में इंग्लिश पढ़ाते बच्चों को, तो इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो उसका कारण क्या है कि अपने आसपास के वातावरण में अपन इंग्लिश को नहीं बोलते हैं, अपन हिंदी को बोलते तो अपन को हिंदी आसानी से समझ में आ जाती। ये अपनी नेटिव लैंग्वेज है, जन्मजात मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश का उपयोग इतना नहीं करते हैं तो वो भाषा अपन को समझ में नहीं आती, तो अपन को उसका कारण मालूम है कि इंग्लिश का उपयोग कम होता है। तो इस प्रकार से बच्चों को नैदानिकता का मूल उद्देश्य क्या है कि बच्चों को जो विषय वस्तु समझा रहे हैं वह किस कारण से समझ में नहीं आ रही, तो कारण का पता लगाना ही नैदानिकता है।